नमस्कार, शो में आपका स्वागत है। आज का शो एक खास आवाज़ के नाम है, जिन्होंने अपने सोलफुल आवाज़ से, अपनी आवाज़ के जादू से लोगों का दिल जीत लिया है। तो स्वागत करते हैं खेमराज जी का। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए, सिंगिंग एक ऐसा फील्ड है और म्यूज़िक के लिए लोगों का प्यार है, वो हमेशा से दिखता है और आप भी इसी फील्ड से जुड़े हैं। आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, कैसी थी जर्नी, कैसे आपने म्यूज़िक का सफ़र तय किया? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं रेडियो नगर एफएम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ, जो मुझे इस यहाँ पे अपनी शो में बुलाया। और ये बड़े गर्व की बात है कि हमारे पहाड़ी क्षेत्र में इस तरह का एक रेडियो स्टेशन शुरू हुआ है, बहुत बड़ी बात है और मेरी बड़ी इच्छा थी। तो जहाँ तक आपने म्यूज़िक के फील्ड की बात की है, तो म्यूज़िक एक ऐसा सागर है जो अपने आप में एक बहुत गहरा है। जितना आप इसमें डूबेंगे और ज़्यादा ये गहरा होता जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि म्यूज़िक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और हर कोई जो है इस म्यूज़िक से अपने आप को फ्री करता है, अपने टेंशन्स को फ्री करता है। तो मेरी जर्नी की जहाँ तक बात है, तो मैं एक छोटे से गांव गोशाल से हूँ, जो कि मनाली में स्थित है। और मैं वहाँ पर पैदा हुआ एक मध्यम वर्गीय परिवार में। और मेरी जो जर्नी है, सबसे बड़ी बात है कि मेरी जो जर्नी में सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी आई वो थी मेरी डिसेबिलिटी। अनफॉर्चुनेटली मैं बाय बर्थ जो है वो विजुअल इम्पेयर्ड पैदा हुआ हूँ और मैं देख नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं देख सकता, और बचपन से ही मुझे ये दिक्कत है। तो आपने सिंगिंग में कैसे स्टार्ट किया? पेरेंट्स ने मोटिवेट किया? बचपन में तो गाते होंगे तो लगा होगा कि आप अच्छा गा सकते हैं। वो कैसे स्टार्ट किया सफ़र, और घर वालों का सपोर्ट के बारे में जानना चाहूँगी। देखिए जी, ऐसा है कि म्यूज़िक का ऐसा है कि जब तो मैं छोटा था जी। पहले तो मुझे दिक्कतें आई कि मतलब मेरे परिवार वालों को भी ये दिक्कतें आई कि अब ये विजुअल इम्पेयर्ड हो गया है, ब्लाइंड हो गया है, अब कैसे हम लोग। सबसे पहली बात तो ये है कि आगे जब मेरी लाइफ शुरू होनी थी एग्जैक्टली, उस लाइफ को कैसे सर्वाइव किया जाए। क्यों? वो इसलिए कि अब एक विजुअल इम्पेयर्ड, शायद पहला ही केस था हमारे एरिया में जो कि इस तरह से विजुअल इम्पेयर्ड हुआ। तो फिर समझने में थोड़ी दिक्कत आई, बहुत सारी मतलब ये बड़ी लंबी कहानी है, इतने उसमें मैं जाना नहीं चाहता। बट जैसे मैं हार्डली कोई 5-6 साल का हुआ तो मेरे घर वालों ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये ऑब्ज़र्व किया कि इसका गाने में बहुत शौक़ है और ये गा सकता है। क्योंकि मेरी कुछ जो गतिविधियाँ ऐसी थी, कुछ मतलब जो कि ऐसा ये दिखाती थी कि इसको गाने में शौक़ है। उस टाइम पे प्रेयर्स वगैरह होती थी, भजन होते थे, तो मैं जैसे टेप रिकॉर्डर्स पे सुनता था तो वो मैं गाता था, मतलब गाना कोई सुन लिया और वो गा दिया। तो ऐसे ऐसे करके जो है मेरा शौक़ जो है मतलब सिंगिंग का बढ़ने लगा। और घर वालों ने, मेरे माता पिता ने देखा कि इसको शौक़ है, तो उन्होंने भी मुझे लगा रहने दिया इस चीज़ में, और फिर मेरा शौक़ जो है वो बढ़ता गया। जी, हम जानते हैं 2015 में आप वॉइस ऑफ विंटर कार्निवाल भी रहे और उससे आपकी एक अलग पहचान भी बनी है। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था आपके लिए, जानना चाहेंगे? देखिए जी, ऐसा है कि एक्सपीरियंस से पहले थोड़ा सा मैं अपने स्टडीज़ पे जाना चाह रहा हूँ कि जब मैं 6 इयर्स का हुआ तो मेरे पेरेंट्स ने फिर कोशिश ये की कि भाई अब स्टडीज़ कैसे कराई जाए, क्या मतलब पढ़ने का कोई स्कोप है या नहीं है, देख नहीं सकता तो पढ़ेगा कैसे, अब क्या इसका मतलब हो सकता है। लेकिन फिर जो है मुझे शिमला ले जाया गया, वहाँ पर एक स्कूल है, स्पेशल स्कूल है, वहाँ पे मुझे ले जाया गया। और वहाँ पर मैं नहीं बैठा क्योंकि छोटा था उस वक्त, तो घर वालों ने लाड प्यार में रखा इतना, मतलब तो मैं थोड़ा सा चंचल जैसा माइंड का हो गया था और बच्चा था उस वक्त, तो नहीं टिक पाया। बट मैं उसके बाद 10 साल का जब हुआ, 1999 की बात मैं करूँगा, 10 साल का मैं हुआ तो एक सेवबाग में एक मैडम थी, मैडम स्वर्गीय चंद्राभा जी, अभी हमारे बीच में नहीं है। तो उन्होंने जो है एक ऐसा कैंपेन चलाया था महिलाओं के लिए। एग्जैक्टली वो महिला मंडल बनाने के लिए गांव-गांव में आते थे। तो अनफॉर्चुनेटली मैं कहीं किसी आंगनबाड़ी में मुझे देखा उन्होंने, तो उन्होंने ये देखा कि ये बच्चा देख नहीं सकता, तो इसके लिए कुछ किया जाए। मतलब वो काफ़ी एक सोशल एक्टिविस्ट थी और काफ़ी अच्छा काम वो मतलब सोशल इसमें कर रही थी।
तो उन्होंने क्या किया कि मुझे पूछा, जब मैं जैसे उस वक्त था, तो मुझे पूछा कि आप पढ़ेंगे? मैंने कहा जी मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने कुल्लू में सरवरी बाज़ार में बिल्कुल बस स्टैंड के साथ में ही एक महिला कल्याण मंडल नाम की एक बिल्डिंग है, वहाँ पे एक स्कूल शुरू किया जिसका नाम रखा गया नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड्स कुल्लू। और आज की डेट में वो है, मतलब उनकी जो मेमोरी है उस पर रखा गया है चंद्र आभा मेमोरियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड्स, जो कि विजुअल इम्पेयर्ड बच्चों के लिए काम करता है। और नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड इंडिया जो है वो उनके सौजन्य से जो है ये हिमाचल में खुल गया है। मतलब एक मात्र एक ऐसा स्कूल है जो चंद्रापा मेमोरियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड है, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया के सौजन्य से हिमाचल प्रदेश, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड हिमाचल प्रदेश। तो वहाँ से फिर मैंने अपनी स्टडी शुरू की 99 से। और फिर मैं अपनी म्यूज़िक जो है उन्होंने मुझे म्यूज़िक में डाला। तो सबसे पहले मैं श्याम संगीत एक इंस्टीट्यूट था वहाँ पे अपना ढालपुर में, वहाँ पे मैं गया। वहाँ पे स्वर्गीय श्रीमान श्यामलाल ठाकुर जी एक गुरु जी हुआ करते थे, उनसे मैंने 3-4 साल सीखा। और फिर उसके बाद मैं आया सूत्रधार कला संगम कुल्लू, जहाँ पे गुरुजी पंडित विद्यासागर शर्मा जी ने मुझे संगीत की तालीम देना शुरू की। और फिर जब मैं संगीत में गया तो फिर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, काफ़ी सारे शोज़ भी करने लगा और फिर गाने वगैरह राग वगैरह सीखे। फिर विशारद मैंने किया म्यूज़िक में, और प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ से मैंने विशारद किया। और फिर अपने आप को जो है ऐसे जो शोज़ होते हैं जैसे हिमाचल की आवाज़ हो गया, और फिर एक बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल के जो शोज़ थे उसमें मैं गया। लेकिन वॉइस ऑफ कार्निवल की जहाँ तक आपने बात की, तो मैंने बहुत ट्राई किया वॉइस ऑफ कार्निवल का, बहुत ज़्यादा। मतलब 4 साल में ऑडिशंस में ही बाहर हुआ, काफ़ी स्ट्रगल किया मैंने। तो उसके बाद जब 2014 में यानी कि 2014 में जब मैं उसमें गया तो उस वक्त मैं रनर्स अप आया। लेकिन अंदर से एक ज़ील थी कि भाई फर्स्ट आना है, मतलब विनर बनना है और विन करना है इस कंपटीशन को। तो 2015 में फिर मैं कुछ और थोड़ा सा सीख के, थोड़ा सा मेहनत करके अपने आप को प्रिपेयर करके गया, थोड़ा तैयार करके गया, और फिर मैंने वो 2015 में विन किया। वॉइस ऑफ कार्निवल नेशनल लेवल का होता है और ऑल ओवर द इंडिया से वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आते हैं। तो वो एक्सपीरियंस एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि अपने आप को मैंने फिर कहीं थोड़ा सा इस सोसाइटी में पाया कि नहीं, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। बिकॉज़ सोसाइटी एक ऐसी चीज़ है, देखिए हम सब जानते हैं, और एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन कैसे सर्वाइव करेगा सोसाइटी में, है ना। लोग बोलेंगे कि भाई इसको दिखता नहीं है, ये किसी का पता नहीं, जो भी है, बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग के लोग उस वक्त होते थे, और मैंने काफ़ी कुछ सहा है। लेकिन जब मैं स्टडीज़ करने के लिए गया तो उसके बाद फिर मेरी लाइफ में जब चेंजेस हुए, और लाइफ में ऐसे चेंज, तो सोसाइटी को भी थोड़ा सोसाइटी भी अवेयर होने लगी। लेकिन कहीं ना कहीं अभी थोड़ी सी ज़रूरत है हमें सोसाइटी को उजागर करने की, थोड़ा अवेयर करने की कि इस जो डिसेबिलिटी जो फील्ड है इसको लेकर के। तो ये इस तरह से जो है मेरा सफ़र है ज़िंदगी का, चलता रहा है। जी बिल्कुल, और आपका सफ़र सच में बहुत खूबसूरत सफ़र है, क्योंकि कई बार हमारी लाइफ में जैसे जो नॉर्मल इंसान होते हैं वो भी बहुत सारी चुनौतियां गिना देते हैं कि इसीलिए हम नहीं कर पाए। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसने करना होता है वो तो किसी भी सूरत में कर देते हैं। तो जैसे आपने बात की सर्वाइवल की और सोसाइटी के एक्सेप्टेंस की, कि अवेयरनेस नहीं थी, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं सोसाइटी से कि किस तरह से कुछ चीज़ें होंगी आपके जहन में जो आपको हर्ट करती हैं सोसाइटी की तरफ से, कुछ ऐसा है? जी बिल्कुल, देखिए जब मैं छोटा था तो उस वक्त जो है कुछ एक वर्ड्स, कुछ एक शब्द ऐसे होते थे जो लोग हमें, मतलब हमारे मुंह पे बोल देते थे, जो मतलब बड़े ऑड से, कुछ मतलब बड़े ऐसे लगते थे कि यार क्या बोल रहे हैं। जी। उस वक्त तो पता था नहीं क्योंकि बच्चे थे। लेकिन फिर बड़े जब समझदार जैसे हो गए, जब समझ बूझ आ गई अपने अंदर, फिर थोड़ा सा हर्ट होने लगा, यार ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये मतलब कि मेरा इस सोसाइटी में शायद कोई महत्व ही नहीं है। जी। मतलब मैं जो एक कहते हैं ना कि पैदा तो हो गया, बट शायद पता नहीं, शायद मैं वैसे ही एक लाइक घर पे ही रहूँगा, या मेरा शायद एक जैसा होता है ना कि घर के अंदर का ही जीवन होगा बस, और कुछ नहीं, बस मतलब एक मतलब रोटी मिलेगी 2 टाइम 3 टाइम की, वो खाएंगे, बाकी घर पे ही।
जी, जी। लेकिन फिर कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर में देर है कि अंधेर नहीं, है ना। और फिर जो है जब चंद्राभा मैडम मेरी लाइफ में आए, उन्होंने जब मुझे स्कूल में डाला, तो फिर एक मुझे ऐसा याद आता है कि जब मैं स्कूल में आया तो शुरू में तो थोड़ा और लगा, घर वालों को भी अभी अब मतलब अपने से दूर कैसे रखेंगे इसको, हॉस्टल में डाल दिया मुझे। तो फिर घर वालों ने सोचा कि चलो, फिर पर ऐसा है कि मुझे सपोर्ट बहुत मिला। मतलब सपोर्ट मुझे मिला उस टाइम भी और आज भी है, और ये सपोर्ट ऐसे ही कंटिन्यू, मेरे पूरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है। जी। और जब मुझे हॉस्टल में डाला गया, मैं रहा, तो पहली बार जब मैं छुट्टी में घर आया तो लोगों का मतलब इवन जब मैं गया यहाँ से, तो मैं मतलब ऐसा लोगों ने आपस में ये बातें करना शुरू कर दी कि शायद वो उसको कहीं भेज दिया है, वो अब मतलब वापस नहीं लेके आएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें। बट जब मैं पहली बार छुट्टियों में आया, 10 दिन की छुट्टियां मुझे पड़ी, तो फिर जब चेंज मेरे अंदर लोगों ने देखे, लाइक मैं हिंदी में बात करने लग गया था, थोड़ा नॉलेज मुझे आ गया था, पढ़ाई लिखाई की बातें जब मैं शुरू कर दी, तो फिर लोगों ने देखा कि ये तो मतलब वाकई मतलब ये तो ऐसा भी हो सकता है क्या। पर फिर भी थोड़ा सा वही बात है कि सोसाइटी को चेंज करने का एक जो सिस्टम है वो थोड़ा सा अभी टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन स्ट्रगल कंटिन्यू रखा और अभी आज की डेट में जो है थोड़ा सा अवेयरनेस आ गई कि स्कूल का पता चल गया, स्कूल बड़े लेवल पे है, और इस स्कूल ने काफ़ी बच्चों को ट्रेन किया। बहुत से बच्चे आज इस मतलब चंद्राभा स्कूल में पढ़े हुए बच्चे काफ़ी, कम से कम 28-30 बच्चे ऐसे हैं 20 बेनिफिट जो अपने मतलब पैरों पे खड़े हैं और वो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। तो ये मैडम की देन है। तो जो इस तरह से जब चीज़ें हुई, तो फिर खुद को भी जब अपने आप में एक ज़ील पैदा कर ली मैंने कि मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना है, मतलब अपने आप को सोसाइटी में मैंने जो है स्टैंड करना है और सोसाइटी को मैंने बताना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। फिर मैंने इस तरह से सिंगिंग शुरू किया। फिर उसके बाद जैसे मेरी मतलब पढ़ाई के साथ साथ सिंगिंग की, तो मैं जब 10th में पहुंचा, मैं आपको बता दूं कि 5th तक मैंने ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई की है। उसके बाद फिर मैं इंटीग्रेटेड एजुकेशंस के लिए गया, नॉर्मल बच्चों के बीच में, जैसे आप जैसे लोग जो नॉर्मल होते हैं, जो देख सकते हैं, उनके बीच में मैं गया। तो मैंने 6th से लेकर कॉलेज लेवल तक की, यानी कि ग्रेजुएशन तक की जो पढ़ाई है वो नॉर्मल बच्चों के बीच में की। तो फिर थोड़ा जब मैं नॉर्मल बच्चों के बीच में रहने लगा, तो फिर वो वातावरण वैसा चेंज हुआ। तो फिर ज़िंदगी में लगने लगा कि यार नॉर्मल बच्चे हमारी हेल्प कर सकते हैं, बशर्ते कि अपने अंदर ज़ील हो और कुछ करने का जज्बा हो। तो फिर हम चलते रहे 6th हो गया, 7th हो गया, 8th हो गया, 9th हो गया। 10th में मैंने कर दिया बोर्ड में टॉप अपने स्कूल में, जो हमारा स्कूल जहाँ पे मैं पढ़ता था, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ ढालपुर में मैं पढ़ा हूँ। अभी उसका नाम राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शहीद बाल कृष्ण हो गया है। वहाँ पे मैं 2008 में 10th का टॉपर हूँ बोर्ड का, मतलब 150 बच्चे हम थे, तो 150 बच्चों में मैंने टॉप किया था। तो वहाँ से भी एक थोड़ा सा मैसेज ये गया, जब न्यूज़पेपर्स वगैरह में आया, तो फिर थोड़ा सा सोसाइटी में अवेयरनेस आई कि यार ये बच्चे कुछ कर सकते हैं। और फिर मैंने अपने आप को कंटिन्यू रखा। फिर ग्रेजुएशन लेवल पे जब मैं आया कॉलेजेस में, वहाँ पे भी सृजन्स होते थे और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होते थे। उन प्रोग्राम से मैंने फिर अपने आप को सिंगिंग में भी मतलब थोड़ा रखा, और फिर साथ में एंकरिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ों में। फिर मैं NSS में भी रहा, मैं 3 साल मैंने NSS भी मतलब ज्वाइन किया कॉलेज में। तो ये इस तरह का एक्सपीरियंस मेरा रहा। जी, बहुत खूबसूरत, और कहीं ना कहीं आप इसी तरह से आगे काम करते रहें, हम ये उम्मीद करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने कितने गाने बनाए अभी तक? एक्चुअली देखिए, जब मैं सीख रहा था तो एक मन में था कि भाई गाने करने हैं जी। बट एक ऐसा हो गया है कि जैसे एक सिंगर्स की ना बाहर जैसी आ गई है मतलब मार्केट में। हाँ। तो फिर मैंने अपने आप को रखा कि मैं लाइव ज़्यादा करूँगा। तो लाइव मैं करता हूँ, अभी भी करता हूँ, है ना। लाइव मेरा कंटिन्यू चलता है, शोज़ वगैरह जो अपने इंटरनेशनल नेशनल लेवल के जो ये फेस्टिवल्स होते हैं, और भी जैसे गांव में जो मेले होते हैं इसमें। तो फिर थोड़ा सा एक मन में आया कि कुछ किया जाए लाइफ में। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले कार्तिक स्वामी जी का एक भजन बनाया। आज से 3 साल पहले 2021 में वो भजन हमारा बना। और उससे पहले मैंने एक और भजन किया था महर्षि प्राशर जी का। वो भजन मैंने 2017 में रिकॉर्ड किया था जी। और उसी मतलब 17-18 में उसकी शूटिंग होके
फिर वो मतलब रिलीज़ किया तो वो उतना ज़्यादा नहीं चला जितना मैंने एक्सपेक्टेशंस रखी थी। तो उसके बाद फिर मैं कार्तिक स्वामी जी का भजन किया, वो सिमसा में हैं कार्तिक स्वामी जी, उनका भजन किया। वो थोड़ा सा मार्केट में थोड़ा चला, काफ़ी अच्छा चला वो। उसके बाद फिर क्या हुआ कि एक मेरे मतलब बोया जी हैं, मेरे बुआ जी के हस्बैंड हैं मेरे गांव में, उन्होंने उनके पास एक भजन था, वो उसको गाया करते थे। उनका नाम है श्रीमान दौलत राम नेगी जी। वो गाते थे उस भजन को, तो मैंने सुना उनको, तो मुझे लगा ये वाला भजन कर लेना चाहिए क्योंकि उसमें एक मतलब जो एक हमारी पहाड़ी जे बोला सी भाई के मारे जे देशी भाषा सौतुइन थी, बड़ी बड़ी मतलब गहरी थी, बड़ी ठेठ भाषा बोला थी। ता मेरे तीना बोलूँ मैं एक रोज एंड आके भाई आशा है जे भजन सा है किरना सा, ता तीने बोलूँ जे ठीक सा भाई किरना तत्व है केरी मेहनता से बैठे लिखू बनाओ सौ तीन जे वो तर्ज तो जो थी पहले वाली वो तर्ज सेम रखी हमने, तो उसको रिकॉर्ड किया। उसके लिए फिर एक बच्चे को ट्रेन किया मैंने, उस लड़की ने मेरे साथ गाया डुएट में। और फिर मैंने उसमें क्या हुआ कि जो मेरे को कराने वाला था ग्रुप, उन्हें ये बोला कि आप एक्टिंग भी इसमें खुद ही कीजिए। तो मैंने बोला नहीं यार एक्टिंग तो मैं कैसे करूँगा, क्योंकि वो तो कैमरा फेस करना थोड़ा अलग चीज़ होता है। बट वही वाली बात है कि उन्होंने बोला कि आप कीजिए, बाकी आप देखिएगा ये भजन बहुत ज़्यादा मतलब चलेगा। तो फिर मैंने भजन वो किया, मतलब रियाज प्रोडक्शंस यूट्यूब पर एक चैनल है, उसके माध्यम से उस भजन को मैंने रिलीज़ किया। और वो भजन आज भी रनिंग है, अराउंड कोई 4.5-5 लाख व्यूज़ उस भजन में है। मैं आपको 2 लाइनें सुना देता हूँ उस भजन की। वो भजन कुछ ऐसा है, देवा गा म्हारे सुन गिया चलड़े सुन गाबे जानाड़े, देवा गा मारे हाँ देवा गा म्हारे सुन गिया चलड़े सुन गाबे जानाड़े, देवा गा म्हारे। तो ये जो भजन है ये इतना मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, बच्चा इस भजन को जैसे बच्चा सुना तो बच्चे की जुबान पे भी आज भी ये भजन है। इवन स्कूल के टूर्नामेंट्स हो, चाहे मतलब जागरण कीर्तन कुछ भी हो, इस भजन को जो है वो हर जगह पे गाया जाता है। तो ये मेरा मतलब जो एक मतलब मार्केट में आने का बस इतना सा ही है। मतलब उसके बाद फिर एक सॉन्ग भी मैंने किया था, बट वो भी मार्केट में उतना प्रॉपर नहीं वर्क कर पाया, शायद कुछ कमियां रह गई होंगी। फिर उसके बाद जॉब लग गई मेरी 2022 में, और उसके बाद फिर अभी अपकमिंग 2-4 प्रोजेक्ट्स हैं मेरे पास। वो मैं सोच रहा हूँ कि मैं करूँगा उसको आने वाले समय में। जी बिल्कुल, आप अपने प्रोजेक्ट को लाइए लोगों के सामने। प्यार तो मिलता ही है जब कोशिश करते हैं हम, राइट। तो आपके वैसे सिंगिंग में जैसे आपका बहुत इंटरेस्ट रहता है, तो कोई ऐसा फेवरेट सिंगर जिनका आप अक्सर सुनते हैं, गुनगुनाते हैं? एक्चुअली फेवरेट सिंगर्स की जहाँ तक बात है तो फेवरेट सिंगर्स में अगर मैं कहूँ तो मैं मोहम्मद रफ़ी साहब को बहुत सुनता हूँ, और किशोर कुमार जी को भी मैं सुनता हूँ, मुकेश जी को भी, जो पुराने सिंगर्स हैं उनको मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि पुराने गानों को अगर आप फर्दर भी ऐसे गुनगुनाएंगे ना तो आपका रियाज जो है ना वो कंटिन्यू होता है उसमें, क्योंकि हरकतें और मुर्कियाँ कुछ चीज़ें उसमें ऐसी होती हैं जो आती हैं, और जब हम उनको गाते हैं मतलब वैसे भी चलते फिरते या ऐसे गुनगुनाएं तो अपना गला जो है वो खुद ब खुद तैयार हो रहा होता है। अदरवाइज जब संगीत साधना करने बैठते हैं हम लोग तो सुबह उठ के 5 बजे उठ के बैठ गए हारमोनियम तानपुरा लेकर के रियाज करने के लिए 1-1 घंटा। तो स्कूल टाइम पे मैंने वो भी किया। तो अपने आप को मतलब सोसाइटी में लाने के लिए कुछ करना था, किसी न किसी रूप में अपने आप को ऐसा मतलब पेश करना था लोगों के सामने कि लोगों को लगना, ये मतलब महसूस कराना था कि मेरा जो इम्पोर्टेंस है वो सोसाइटी में कितना ज़्यादा है। तो रियाज भी किया। तो ये सब इन सिंगर्स को, लता जी को भी सुनते हैं, आशा जी को भी सुनते हैं। मेरा एक गाना है फेवरेट है वो मैं चाहूँगा एक रफ़ी साहब का एक गाना है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इवन मतलब मैंने काफ़ी जगह पे वो गाया भी है, तो वो मैं सुनाता हूँ मैं आपको। मुझे इश्क है तुझसे मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझसे मेरी जान जिंदगानी,
तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझी से। जी, बहुत खूबसूरत। ऐसा लगता है माँ सरस्वती का आपको आशीर्वाद है। आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने मेंशन किया कि आप स्टेज में परफॉर्म भी करते हैं और लाइव परफॉर्मेंसेस भी आपको पसंद है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है लोगों के बीच में जाना? आपको अंदर से क्या फीलिंग आती है? देखिए, इसमें भी कुछ एक मतलब चीज़ें ऐसी हैं कि हमें फेस करनी पड़ी है। जी। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी प्रोग्राम में गया और वहाँ पे फिर जैसे मान लीजिए मेरा नाम आया, तो लोग अरे यार ये तो इसको दिखता नहीं है, पकड़ के ले जाना पड़ेगा स्टेज पे, कहीं गिर जाए कुछ समथिंग ऐसी। तो इस तरह की जो थिंकिंग होती है लोगों की, वो थिंकिंग बड़ी अजीब लगती थी मतलब ना। लेकिन फिर वही है कि पेरेंट्स का सपोर्ट है, मतलब फादर मेरे साथ गए, ब्रदर्स मेरे साथ गए, मेरे अंकल मेरे साथ गए। जी। तो जब जैसे हम लोग स्टेज, जब मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया जाता है, जैसे उसमें स्टेज पे बिल्कुल बिटवीन द स्टेज जब मुझे खड़ा किया जाता है, तो सामने से तालियां और सीटियां जो आती है ना मैम, वो एक अलग ही किस्म की, मतलब एक अलग ही वाइब पैदा करती है अपने अंदर। जी। मतलब वहाँ से ये लगता है कि नहीं, स्पेक्टेटर श्रोतागण बहुत हैं सुनने वाले, जी। ठीक है। हालांकि मैं ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस में कोई ऐसा वो एक्सप्रेशंस मेरे नहीं रहते हैं, जी। इधर उधर चलना या जैसे अपने जो हैंड एक्सप्रेशंस होते हैं, जो भी आवाज़ है का जादू है जी, मैं गाता हूँ, ठीक है। मुझे ये है कि मुझे गाना है बस। जी। गाना ऐसा गाना है कि सामने वालों की रूह में लगे, दिल पे लगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें मतलब किया, लेकिन नेगेटिव